नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय शानी की उपाधि धारण की? सिकंदर लोदी ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दिल्ली सल्तनत काल के दौरान खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की थी। किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका ऑप्शन डी राइट है। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। सिकंदर तो अलग थे, लेकिन सिकंदर असानी या सिकंदर द्वितीय अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। अधोलिखित में किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? जल्लड़, कालिदास, कल्लड़, बिल्लड़। तो कश्मीरी कवि कल्लड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। जो राजतरंगिणी पुस्तक है ना, वो कश्मीर के ऊपर ही लिखी हुई है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। ये जो राजतरंगिणी है, इसे सीधा प्रश्न भी बनता है कि राजतरंगिणी किसने लिखी है? तो कल्लड़ ने। अब इसमें इन्होंने थोड़ा हाई लेवल करके पूछा है कि कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण किस में है? तो राजतरंगिणी में। सुमेलित कीजिए। तो राजा राममोहन राय ने किसकी स्थापना करी थी? ब्रह्म समाज की। ठीक है। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि विवेकानंद ने आर्य समाज की थी। नहीं, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने। और एम.जी. रानाडे, इन्होंने करी थी प्रार्थना समाज की स्थापना। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? एनी बेसेंट, प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, मैडम भीकाजी कामा। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माँ, हिंदी में क्या हो गया? भारतीय क्रांतिकारियों की माँ, यानी मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। यह महाराष्ट्र की पारसी परिवार से संबंधित थी तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थी। इन्होंने 1902 ईस्वी में भारत छोड़ दिया तथा यूरोप में विभिन्न देशों में एवं अमेरिका में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी प्रचार करने लगी। अगस्त 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट, जर्मनी में इन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया तथा सम्मेलन के अंत में वहीं पर भारत का तिरंगा फहराया। तो मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन है, किसको कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा। नेक्स्ट है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? तो सुदर्शन झील काफ़ी फेमस है, ये प्रश्न भी काफ़ी फेमस है। ठीक है। किसके काल में हुआ? अशोक के काल में, चंद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त के या बिंदुसार के? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उन्होंने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? सौराष्ट्र प्रांत में। इस समय यहाँ का शासक पुष्यगुप्त वैश्य था। यह जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। रुद्रदामन के जो जूनागढ़ अभिलेख हैं, उसमें ये जानकारी लिखी हुई है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। इसी अभिलेख से यह पता चलता है कि अशोक के समय में
अशोक के समय में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया गया था। उस समय राज्यपाल तुषास्क चवन था। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अशोक ने भी सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। नहीं, अशोक ने क्या करा था कि चंद्रगुप्त मौर्य की बनाई हुई सुदर्शन झील को रिनोवेट करवाया था, मतलब उसमें वो मरम्मत करवाई, पुनर्निर्माण करवाया था उसका। नेक्स्ट है पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? प्रभाकर वर्धन, आदित्यवर्धन, नरवर्धन, राज्यवर्धन। तो थानेश्वर में जो पुष्यभूति राजवंश था उसकी वंशावली नरवर्धन से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? नरवर्धन, राजा नरवर्धन से। नरवर्धन, फिर राजवर्धन प्रथम, फिर आदित्यवर्धन, फिर प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय, हर्षवर्धन, फिर राजश्री। यह पूरे वर्धन वंश की वंशावली है। वर्धन वंश की शक्ति व प्रतिष्ठा का संस्थापक व संस्थापक किसे माना जाता है? प्रभाकर वर्धन को। किसको माना जाता है? यहाँ से शक्ति और प्रतिष्ठा हुई, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई है? नरवर्धन पे से। ठीक है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा था, हर्षवर्धन। ठीक है। नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी सबसे प्राचीनतम यानी पुरानी है? जौरवी संस्कृति, मालवा संस्कृति, आहार संस्कृति, कायस्थ संस्कृति। तो पत्थर और तांबे के उपकरणों के प्रयोग के कारण कहलाने वाली ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य दक्षिण पूर्वी भारत में पाई जाने वाली आहार संस्कृति से प्राप्त होता है। ताम्रपाषाणिक मतलब तांबा और पाषाणिक मतलब पत्थर। तांबे और पत्थर के प्रयोग जिस संस्कृति में होते थे उसे ताम्रपाषाणिक कहते हैं। यह 2600 से 1800 ईसा पूर्व के समय से दक्षिण पूर्व राजस्थान के क्षेत्र में फैली थी। अन्य ताम्रपाषाणिक का काल इस प्रकार है। सबसे पहली कौन सी हो गई? आहार संस्कृति। फिर उसके बाद में आहार संस्कृति हुई 2600 से 1800 ईसा तक, ईसा पूर्व तक। ठीक है। फिर कायस्थ संस्कृति 2000 से 1400 ईसा पूर्व। मालवा संस्कृति 1900 से 1400। रंगपुर संस्कृति 1700 से 1400। और जारवे सबसे नई मानी जाएगी, कम उसकी कम प्राचीनतम 1500 से 900 ईसा पूर्व। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्राचीनतम है आहार संस्कृति। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। 20 राजतंत्र शासन में मौर्य साम्राज्य से पहले, किससे? मौर्य साम्राज्य से पहले 20 राजतंत्र शासन में, 16 महाजनपद व गणराज्यों में, 10 राजतंत्र शासन में, 2 शासन तंत्रों में। ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले जो भारत था, उत्तरी भारत था, ये था 16 महाजनपदों और गणराज्यों में विभक्त था। कितने? 16 महाजनपदों पर। मौर्य साम्राज्य के पहले उत्तर भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था, जिसमें 2 प्रकार के राज्य थे, राजतंत्र और गणतंत्र। इन महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। इसमें मगध, वत्स, कौशल,
एवं अवंती अत्यंत शक्तिशाली राज्य थे। मौर्य साम्राज्य से पहले 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। आरामबाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? यह बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो सभी कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो आरामबाग का निर्माण करवाया था बाबर ने। किसने करवाया था? बाबर ने। आगरा में आरामबाग का निर्माण मुगल बादशाह बाबर ने करवाया था। बाबर बगीचों का बहुत शौकीन था। कश्मीर का निशात बाग, लाहौर का शालीमार, पानीपत का काबुली बाग मस्जिद, संभल की जामी मस्जिद, आगरा का मस्जिद अब्दुल बाकी द्वारा तैयार अयोध्या की बाबरी मस्जिद इत्यादि बाबर के काल के बनवाए हुए चीज़ें थी। ठीक है, नेक्स्ट है 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? जी.के. गोखले, गांधी जी, बी.जी. तिलक या फिर लाला लाजपत राय। तो 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? बी.जी. तिलक के द्वारा। तिलक ने 16 अप्रैल 1916 में बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की। जोसेफ बैप्टिस्टा इसके अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना की तथा जॉर्ज अरुंडेल को संगठन का सचिव नियुक्त किया। तिलक तथा एनी बेसेंट ने किसी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए अपने अपने कार्य क्षेत्रों का निर्धारण कर लिया। तिलक ने महाराष्ट्र और कर्नाटक तथा एनी बेसेंट ने मद्रास तथा तमिलनाडु में अपना क्षेत्र चुना। इन दोनों ने होम रूल आंदोलन की स्थापना कर ली, लेकिन 1916 में की थी बी.जी. तिलक ने। नेक्स्ट है पूर्ववर्ती नदी है गोदावरी, सतलुज, गंगा, यमुना। पूर्ववर्ती नदियाँ कौन सी होती हैं? पूर्ववर्ती नदियाँ वे जलधाराएँ हैं जो कि स्थल खंड में उत्थान होने पर भी अपने मार्ग को ही अपनाती हैं। सतलज एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है। कौन सी है? सतलुज। मतलब ज़मीन उठ भी जाए बीच में, साइड में इधर उधर टीले बन जाएं, लेकिन वो अपने ही रास्ता पे चलेंगी, वो होती हैं पूर्ववर्ती नदी, जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को अपर्दित कर प्रवाहित होती है। यह चेनाब की सहायक नदी है। सतलुज जो है पूरी नदी सीधे समंदर में नहीं जाती, यह चेनाब की सहायक नदी है। यह मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है तथा शिपिकला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बना है। भाखड़ा नागल बांध जो बना हुआ है वो सतलज नदी पे बना हुआ है हमारे देश में। अन्य पूर्ववर्ती नदियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, घाघरा, कालीबंग, गंडक है। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी के बाह्य परत को कहते हैं क्रस्ट, स्थलमंडल, जलमंडल, क्षोभमंडल। क्रस्ट यानी पपड़ी, स्थलमंडल, जलमंडल, क्षोभमंडल। तो जो पृथ्वी की ऊपरी परत होती है उसे बाह्य परत कहते हैं, यानी जो पपड़ी होती है उसे, जो क्रस्ट है उसे ही हम कहते हैं पृथ्वी की
बाहरी परत। सबसे पहले होती है क्रस्ट, जिसमें जो सबसे ऊपर होती है, फिर बीच में होती है मेंटल, और तीसरी में होती है सबसे अंदर वाली परत को कहते हैं कोर। ठीक है। क्रस्ट पृथ्वी की बाह्य परत है। इसका निर्माण मुख्यतः सिलिका और एल्युमिनियम से होता है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म बोली जाती है सियाल। ठीक है। क्रस्ट के नीचे मेंटल का विस्तार है, जिसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, तो इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीमा। मेंटल की कोर के नीचे जो कोर होता है, उसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहा से हुआ होता है, तो उसे बोलते हैं निफे। ठीक है। तो धरती की 3 परत हैं, और मेंटल वाली को दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की कौन सी परत को दुर्बलता मंडल कहते हैं, तो दुर्बलता मंडल कहते हैं मेंटल को। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है। ठीक है। क्यूरेशिया धारा, क्यूराइल धारा, कनारी धारा, लेब्राडोर। सागर तल की विशाल जलराशि की निश्चित दिशा में होने वाली सामान्य गति को महासागरीय धारा कहते हैं। मतलब बड़े सागर है, उसमें एक तरफ लहर उठती रहती हैं लगातार, कहीं ना कहीं, जैसे आपने देखा हो बीचों में लगातार लहर आती रहती हैं, तो जो एक निश्चित गति होती है कि लहर इधर को ही आएगी, हमेशा एक साइड में जाती है, निश्चित दिशा में होने वाली होती है, उसी को महासागरीय धारा कहते हैं। गर्म, ये 2 तरह की होती हैं, एक तो गर्म जलधारा और एक होती है ठंडी जलधारा। तो गर्म जलधारा कौन कौन सी हैं? क्यूरोशियो की धारा प्रशांत महासागर में। तो यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है, तो क्यूरोशिया की धारा, क्यूरोशिया करंट कैसी है? गर्म धारा। हमारा ऑप्शन ए सही है। हम यहाँ पे देख लेते हैं और गर्म जलधाराएं कौन सी होती हैं। अलास्का की धारा, अल नीनो की धारा, मोजाम्बिकी की धारा, गल्फ स्ट्रीम। ठंडी जलधारा होती है ओयोशियो की धारा, प्रशांत महासागर में ही है। पेरू या हम्बोल्ट की धारा, लानिनो, ये अल नीनो, ये लानिनो। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा हिंद महासागर में। कनारी की धारा अटलांटिक महासागर में। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? अगर एक निश्चित दूरी तक आप बाई रोड जाओ, बाई ट्रेन जाओ, बाई प्लेन जाओ, या फिर बाई ये जो होते हैं पानी के जहाज़, शिप, बाई शिप जाओ, तो कौन सा सबसे सस्ता पड़ेगा? सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन। तो ऐसा माना जाता है कि जल परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे सुगम व सस्ता माध्यम होता है। सबसे सस्ता परिवहन पड़ता है हमें वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है। यह पत्तन अथवा बंदरगाह के द्वारा होता है, जो कि अपने पृष्ठ प्रदेशों से रेल मार्गों, सड़कों व अंतःस्थलीय जलमार्गों द्वारा जुड़ा हुआ होता है। कुछ प्रमुख पत्तन हैं। पत्तन बोले तो पोर्ट सिंगापुर, संगाई, रॉटरडम, कोच्चि, कांडला। कुछ नहर प्रणालियाँ, ये जो जल परिवहन है कुछ नहरों में भी होता है, जैसे पनामा नहर, सुएज नहर, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का होता है। कील नहर, ये सभी जल परिवहन के माध्यम हैं। तो अगर किसी देश में यहाँ से सामान ढो के पहुँचाया जाए, तो सबसे पहले सबसे सस्ते जरिया होगा उसका जल परिवहन। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, महाबलेश्वर से,
नासिक से, बैतूल से। तो गोदावरी नदी निकलती है नासिक से। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी 1465 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की, ना के भारत की। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित त्रयंबकेश्वर नासिक इसका उद्गम स्थान है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावली और मंजरा हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर जो अभी मैंने बताया इंटरनेशनल व्यापार जल परिवहन का एक साधन है। तो वो किस किस सागर को जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को अरब सागर से, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, या लाल सागर को अरब सागर से। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। ऑप्शन ए सही है। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। कृत्रिम नहर मतलब बनाई गई नहर है, वैसी नहीं है, नेचुरल, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इस नहर को बनाने में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेसेप्स की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1869 ईस्वी में तैयार यह नहर मिस्र की नील घाटी के निचले भाग एवं सिंचाई प्रायद्वीप को पृथक करती है। इस पर सबसे उत्तरी पत्तन पोर्ट सईद और दक्षिणी पत्तन पोर्ट स्वेज है। इस पर सबसे उत्तरी है सईद पोर्ट और दक्षिणी है स्वेज पोर्ट। 1956 ईस्वी में मिस्र की सरकार ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। मिस्र की सरकार ने, समझ रहे हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा ताप व्युत्क्रम के लिए आदर्श स्थितियां हैं? बादल युक्त आकाश, शांत एवं स्थिर वायु, लंबे ग्रीष्मकालीन दिन। इन तीनों में से कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन ए, बी, सी, बी। तो इसका ऑप्शन है बी, शांत एवं स्थिर वायु। ठीक है। जब कभी भी किसी क्षेत्र में तापमान के ऊर्ध्वाधर विवरण प्रतिरूप में परिवर्तन आता है, अर्थात ऊंचाई के साथ तापमान में कमी के बजाय वृद्धि दर्ज होती है, तो इसे तापमान का व्युत्क्रमण कहा जाता है या तापीय प्रतिलोम कहते हैं। शीतकालीन लंबी रातें, स्वच्छ एवं बादल रहित आकाश, शांत वायुमंडल, शुष्क वायु तथा हिमाच्छादित धरातल आदि इसके लिए आदर्श दशाएं हैं। मतलब ऊपर जाने पे क्या होता है, अगर वायुमंडल में हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान गिरता है, लेकिन ऐसा न होकर तापमान बढ़ने लग जाए तो उसे तापमान का व्युत्क्रमण कहा जाता है। यहाँ हमारा ऑप्शन भी सही है, शांत एवं स्थिर वायु। मेघालय का पठार विस्तार है। मेघालय का पठार विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार, तिब्बत का पठार, हिमालय, अरावली। तो मेघालय का पठार विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन ए। प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है। यह त्रिभुजाकार आकृति के में है। मतलब कैसी आकृति में है? त्रिभुजाकार आकृति में। अरावली, राजमहल और शिलोंग की पहाड़ियाँ, मेघालय की पहाड़ियाँ इस पठार की उत्तरी सीमा पर हैं। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार अनेक भागों में विभक्त है। इसके अंतर्गत मालवा, बैतूल व बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, दंडकारण्य पठार, रायलसीमा का पठार, तेलंगाना का पठार, हजारीबाग, छोटा नागपुर का पठार शामिल किए गए हैं।
प्रायद्वीपीय पठार में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालू का स्तूपों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। किस तरह का अपर्दन बालू के टिब्बा बनाता है? तो किस तरह का अपर्दन बनाता है? पवन का अपर्दन। जैसे रेगिस्तान में बनाते हैं ना, एक तरफ से रेत उठाया, एक जगह छोड़ दिया, बालू के डिब्बे बन गए। शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थलीय भागों में पवन ही अपर्दन का सबसे शक्तिशाली साधन है। पवन द्वारा अपर्दन अपघर्षण, सन्निघर्षण तथा अपवहन के रूप में किया जाता है। पवन के अपर्दन के द्वारा यूगेन, छत्रशिला, इंसेलवर्ग, बालू का स्तूप, लोएस, यारडांग इत्यादि शिलाकृतियाँ निर्मित होती हैं। बालू के डिब्बे कहाँ से बनते हैं? हवा रेत उड़ा उड़ा के बना देती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो पृथ्वी का वायुमंडल जो है किस तरह से होता है? सबसे पहले क्षोभमंडल। जैसे हम नीचे हैं, हम नीचे से अगर गिने तो वायुमंडल बाहर की तरफ, तो सबसे पहली परत होगी क्षोभमंडल, दूसरी होगी समताप मंडल, तीसरी होगी मध्यमंडल और चौथी आयन मंडल, पांचवी बाह्य मंडल। ठीक है, तो क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल का सबसे नीचे का स्तर है। इसमें इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे निचली परत कौन सी हो गई? क्षोभमंडल। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। इसका विस्तार 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है, जिसे 5 भागों में बांट दिया है। ये है क्षोभमंडल और इसी को बोलते हैं परिवर्तन मंडल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।